कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की। तो देखो, सेल साइकिल मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि सेल का जो डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। करेक्ट। तो जब भी बॉडी के अंदर में कोई भी सेल डैमेज हो रही है, करेक्ट, या कोई भी सेल अगर डेड हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी सेल जो वॉर्न आउट है। वॉर्न आउट सेल मतलब कि वो सेल होती है जो या तो अपना फंक्शन बराबर नहीं कर रही है, उनमें कोई खराबी आ गई है, उनमें कोई म्यूटेशन हो गया है, मतलब वो वार्निंग दे रही है कि भैया मैं अब किसी काम के लायक की नहीं हूं। करेक्ट। तो ये सारी टाइप की सेल जो है दे गेट रिप्लेस्ड बाय सेल डिवीजन। ये जो है सेल डिवीजन से रिप्लेस हो जाती है। करेक्ट। सेल डिवीजन से रिप्लेस होने की वजह से जो टिश्यू है वो हेल्दी रह पाती है। करेक्ट। तो मेंटेनिंग टिश्यू इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग टिश्यू इंटीग्रिटी एंड फंक्शन। टिश्यू की इंटीग्रिटी और फंक्शन दोनों मेंटेन रहते हैं। करेक्ट। अब देखो, जैसे आप देखोगे तो इन नेचुरल लाइफ स्पैन, जो नेचुरल लाइफ स्पैन होता है सेल का, मतलब लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। करेक्ट। उसमें सेल जो है वो बूढ़ी होती है, एजिंग सेल, और बूढ़ी होने के बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। करेक्ट। और उसके बाद जो उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, करेक्ट, जो उसके कंपोनेंट बनते हैं, वो सेल में से या सेल का कोई ऑर्गेनल अगर खराब हो गया है तो वो सेल में से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। करेक्ट। एंड देयर कंपोनेंट removed by phagocytosis। करेक्ट। और ये पूरी प्रोसेस जो है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं एपोप्टोसिस। करेक्ट। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। करेक्ट। तो यहां पे जो सेल सेल डिवीजन के थ्रू रिप्लेस हो रही है, ये सेल डिवीजन जो है दो टाइप से होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। हमें माइटोसिस बस पढ़ना है, मियोसिस पे ध्यान नहीं देना है, अभी फिलहाल में नहीं देना है, बाद में देखेंगे। करेक्ट। अब ये दोनों की दोनों प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट है टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन। करेक्ट। अब
एक सेल से दो सेल, है ना, ये एक सेल से अगर दो सेल बन रही है तो इसमें जो समय लग रहा है, इसमें जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, जो पीरियड लग रहा है, इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब आप बेसिकली देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर में सेल साइकिल को 24 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में एक सेल बनने में 24 घंटे का समय लगता है। Correct? अब आप किसी सेल को अगर देखोगे माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो ये सेल डिवीजन को आप जब देखोगे तो आपको दो फेजेस दिखाई देंगे। ये सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं। एक फेज को हम कहते हैं एम फेज, या उसी को हम कहते हैं माइटोसिस, और एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। करेक्ट? तो ये दोनों फेज को हम देखेंगे, पूरी सेल साइकिल को देखेंगे, लेकिन इस सेल साइकिल को शुरू करने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स मैं समझा देता हूं जो आपको ये सेल साइकिल समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मतलब अगर आपने अगले 10 मिनट देख लिए तो आपको सेल साइकिल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब मेरे दिमाग में सेल साइकिल को लेके कई सारे क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में भी वो क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं, नहीं तो सेल साइकिल समझ में नहीं आएगा। करेक्ट? सबसे पहला बेसिक वर्ड है क्रोमैटिन। व्हाट इज क्रोमैटिन? इसका मतलब होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। करेक्ट? डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। करेक्ट? फिर इसके बाद दूसरा एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। अब इसके बाद जो है एक वर्ड और आता है जिसको अपन बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्योंकि हम लोग सोमैटिक सेल का ही डिवीजन पढ़ रहे हैं तो हमें सोमैटिक सेल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हमारे बॉडी के अंदर में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल जैसे हमारे बॉडी की कोई भी सेल, आंख, कान, नाक, गला, पेट, किडनी, किसी की भी सेल ले लो, वो सोमैटिक सेल कहलाएगी। रिप्रोडक्टिव सेल हम कहते हैं स्पर्म और ओवम को। तो हम अभी रिप्रोडक्टिव सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल की। तो सोमैटिक सेल को आप जब देखेंगे तो एक सोमैटिक सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो 46 क्रोमोसोम जो है 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं, मतलब कि दो सेट होता है, इसीलिए हम उसको डिप्लॉइड सेल कहते हैं, है ना। दो सेट होता है ना, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल को डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला कि 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में, करेक्ट। तो मैं अगर मतलब दो 23 के दो ग्रुप होंगे, दो सेट होंगे। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 ऐसे करते 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 22 नंबर तक आ गया मैं। करेक्ट? इसी का एक और सेट रहेगा 1 2 3 और ये 22 क्रोम, मतलब 44 क्रोमोसोम्स हो गए। करेक्ट? तो ये एक सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। करेक्ट? लेकिन सर आपने तो 23 पेयर बोली थी, यहां तो आपने 22 पेयर ही बनाई है। करेक्ट? ये जो 22 पेयर्स है दे आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, और जो 23rd नंबर की जो क्रोमोसोम की पेयर होती है इट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। करेक्ट? ये मतलब कि यहां पर ये एक्स हो सकता है,
या तो फिर एक्स या वाई हो सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे स्किन का कलर, हमारे आंखों का कलर, हमारे आंखों का शेप, फेस का शेप, एवरीथिंग, दीज आर बिकॉज ऑफ दिस ऑटोसोम्स, करेक्ट। और हम मेल है या फीमेल है, हम मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड कौन करता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का एक ही फंक्शन है कि वो सेक्स को डिसाइड करता है कि द पर्सन विल बी मेल और द फीमेल, करेक्ट। अब एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं? करेक्ट। जैसे मान लो ये 1 नंबर का क्रोमोसोम और ये 1 नंबर का क्रोमोसोम, अगर इन दोनों में, वैसे तो मैक्सिमम टाइम सेम ही इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर इन दोनों में बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन है तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे, करेक्ट। तो बोथ chromosomes having same information, करेक्ट। दोनों में जो है सेम इंफॉर्मेशन अगर है तो उस दोनों क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे, करेक्ट। अब देखो मैं आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूं, जहां से आपको बहुत ज्यादा डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिसके कारण आप जो सेल साइकिल में क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं वो आपको समझ में आएंगे कि नंबर वगैरह, अमाउंट वगैरह कैसे बदल रहा है, क्लियर। तो देखो जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मतलब कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, करेक्ट। अब इसमें आप देखेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? डीएनए दिखाई देगा। ये क्या है? डीएनए है। अब जो क्रोमोसोम का एंड होता है, क्रोमोसोम का जो एंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेलोमियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं, करेक्ट। अब ये जो टेलोमियर होता है ये फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल होता है मतलब कि जैसे कांच है, कांच को आप फेंक दो तो वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसा ही टेलोमियर जो है ये फ्रेजाइल होता है, लेकिन इसको पटकना नहीं पड़ता है। ये छोटा कब होते जाता है? जैसे जैसे सेल डिवीजन होते जाता है ना, वैसे वैसे छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो बॉडी की एक सेल है, अब ये डिवाइड हो रही है, करेक्ट, ये फिर डिवाइड हो रही है, ये फिर डिवाइड हो रही है। तो ऐसा ये कितने टाइम तक चलता रहेगा? क्या एक ही सेल पूरी जिंदगी भर डिवाइड होते रहेगी? हजारों लाखों बार डिवाइड होते रहेगी? हमारी उम्र तो हम 60-70 साल 100 साल जी रहे हैं, 24 घंटे में एक बार डिवाइड हो रही है, तो क्या पूरी जिंदगी डेली डिवाइड होती रहेगी? है ना। तो यहां पर ये जो टेलोमियर है ये एक्चुअली इस बात को एंश्योर करता है कि कितने बार सेल डिवाइड होगी, राइट। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टेलोमियर है ये फ्रेजाइल होता है और इसकी लेंथ डिक्रीज होती है एज द नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीजेस। तो द लेंथ डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज। जितने जितने बार सेल डिवीजन होता जाएगा उतने बार जो है, उतना जो है इसका लेंथ धीरे 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 कम होता जाएगा, करेक्ट। एक सेल जो है वो मैक्सिमम 30 से 40 बार डिवाइड हो सकती है, क्योंकि उसके बाद टेलोमियर पूरा खत्म हो जाता है। तो टेलोमियर नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं हो सकती, करेक्ट। लेकिन कुछ सेल के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टेलोमरेज। तो टेलोमरेज जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है? इस टेलोमियर की लेंथ को मेंटेन करने का काम करता है। इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएगा, यहां पे कम होते जा रहा है फिर इसको बढ़ा देगा,
तो कैंसर सेल में, कैंसर की जो सेल होती है उसमें टेलोमरेज की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, करेक्ट। सो यहां पे मैं लिख देता हूं इन कैंसर मोर एक्टिविटी, इसीलिए कैंसरस सेल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बार डिवाइड करती है क्योंकि उनमें टेलोमरेज एंजाइम होता है, करेक्ट। सो ये टेलोमरेज मेंटेन द लेंथ ऑफ टेलोमियर, टेलोमियर की लेंथ को ये मेंटेन करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच द सेल कैन डिवाइड इवन आफ्टर 30 to 40 डिविजन्स। 30 से 40 बार जो नॉर्मली डिवाइड होती है उससे ज्यादा बार भी सेल जो है वो डिवाइड हो पाएगी, करेक्ट। तो आप ये समझ गए कि भाई नंबर ऑफ सेल डिवीजन कैसे लिमिटेड है या कैसे अनलिमिटेड है, कौन सी सेल में लिमिटेड रहेगा और कौन सी सेल में अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, जैसे सेल साइकिल के एस फेज में होता है, हम लोग देखेंगे आगे सेल साइकिल को पूरा। तो मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया, मतलब डीएनए कंटेंट क्या हो गया, इसका डबल हो गया, डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया, करेक्ट। तो यहां पर मैं डबल बना देता हूं, ये एक और ये एक, तो ये डीएनए और ये दूसरा डीएनए, तो डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन क्या होता है ये दोनों डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब देखो ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम दो क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया, इसके अंदर में डीएनए, इसके अंदर में डीएनए, तो ये क्या कहलाएगा, दो क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, दो क्रोमोसोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दो क्रोमोसोम कहलाएगा, करेक्ट। अब देखो यहां पर ये जो है इस क्रोमोसोम का ये वाला आर्म और ये वाला आर्म ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और यहां पर मैंने दूसरा क्रोमोसोम बना दिया, ये भी सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अलग क्रोमोसोम है, ये एक अलग क्रोमोसोम है, तो इसका ये वाला आर्म और इसका ये वाला आर्म या ये वाला आर्म कोई भी ले सकते हो, दे बोथ आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, करेक्ट। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ये आप समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर ये सेल डिवाइड होती क्यों है, क्या जरूरत है सेल को डिवाइड होने की। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में जो डैमेज सेल है, जो डेड सेल है या जो वॉर्न आउट सेल है वो रिप्लेस नहीं होगी, है ना। लेकिन ये सेल को डिवाइड होना क्यों पड़ रहा है, सेल को किसने बोल दिया कि भाई सेल डिवाइड होगी, करेक्ट। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड हो क्यों रही है, करेक्ट। तो जैसे मान लो कोई एक सेल है, ये जब डिवाइड नहीं हो रही है, करेक्ट, व्हेन सेल नॉट डिवाइड, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो क्या होता है, इट ग्रोज, ये ग्रो होती है, ग्रो होती है मतलब
इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो आप देखिए न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस है इसको आप मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन, और ये जो सेल का एरिया है इसको आप मान लो एक सिटी। करेक्ट। और इसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स है उसको आप मान लो यहां की पॉपुलेशन। अब जब सेल बड़ी होती है, जब सेल की ग्रोथ होती है, तब न्यूक्लियस उतना ही बड़ा रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब पुलिस स्टेशन उतना का बड़ा ही है, उतना का उतना ही है, लेकिन सिटी का एरिया बढ़ते जा रहा है। सिटी का एरिया बढ़ते जा रहा है, तो ये जो है एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, पहले तो सेल छोटी थी, तो ये न्यूक्लियस जो है इन सेल के अंदर, इस सेल के अंदर में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसको बड़े आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन जब सेल की ग्रोथ हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस जो है इस सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस सेल के साइज के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज अब छोटा पड़ने लगा है। तो जब ऐसा होता है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो ये जब एक लिमिट के बाहर हो जाता है, देन दिस सेल विल डिवाइड। डिवाइड होने से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम हो गया, न्यूक्लियस दो हो गए, तो फिर से ये सेल का न्यूक्लियस जो है बड़े आसानी से सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। तो अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। करेक्ट। अब इस आंसर के साथ हमारे पास एक वर्ड और बच गया है समझने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैंने जब सेल के ऑर्गेनल बताए थे तब मैंने आपको बताया था। करेक्ट। ये जो है ये है सेंट्रियोल। ठीक है। अब इसके आसपास में इस टाइप से आपको जो है ऐसे सनरेज दिखाई देगी। करेक्ट। तो ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। करेक्ट। इसके ऊपर जो ये सनरेज टाइप का दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। करेक्ट। और ये दोनों जो सेंट्रियोल है इनको मिला के हम बोलते हैं डिप्लोसोम। और पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल और डिप्लोसोम, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो सेंट्रोमियर था। करेक्ट। और ये जो सेंट्रोसोम है इसका जो फंक्शन है वो होता है MTOC। क्या फंक्शन होता है? MTOC मतलब कि माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये माइक्रोट्यूबुल बनाने का काम करता है। ये माइक्रोट्यूबुल बनाने का काम करता है। तो यहां पर माइक्रोट्यूबुल क्या है ये हम लोग आगे समझ लेंगे। तो यहां पर बेसिक जो चीजें मुझे बताना था वो सारी मैं आपको बता चुका। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं हमारे सेल साइकिल पे। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और एक बार और आपको बता दूं कि हम लोग यहां पर माइटोसिस पढ़ रहे हैं और ना कि मियोसिस। हम माइटोसिस को पढ़ेंगे, हमें मियोसिस नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ माइटोसिस पढ़ना है। करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, या उसी को अपन बोलते हैं माइटोसिस। तो अगर आप सेल साइकिल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सेल साइकिल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आप बड़े क्लियरली ये बात को समझ पाएंगे, बड़े क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे कि ये ऐसी सेल साइकिल होती है। क्लियर? ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं।
अलग अलग फेजेस होते हैं। पहला जो फेज होता है इसको हम कहते हैं G1 फेज। क्या कहते हैं? G1 फेज। दूसरे फेज को हम कहते हैं S फेज। तीसरे फेज को हम कहते हैं G2 फेज। और जो चौथा फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये दो फेज में डिवाइड होता है, फिर होता है माइटोसिस और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, करेक्ट। जी वन फेज मतलब ये होता है गैप वन फेज। एस फेज मतलब होता है सिंथेटिक फेज। G2 फेज मतलब होता है गैप सेकंड फेज। क्लियर है ना? अब जैसे ये जो G1 फेज है ये माइटोसिस के बाद आ रहा है, तो इसको कई बुक में पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी कहा गया है, करेक्ट। और ये जो G2 फेज है ये माइटोसिस के पहले आया है, इसीलिए इसे प्री माइटोटिक गैप फेज भी कहा गया है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अब देखो यहां से G1 से लेके S फेज और G2 फेज खत्म होते तक के हम इसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में सिर्फ और सिर्फ सेल की ग्रोथ होती है। मतलब यहां पर एक सेल है, तो ये जब पूरा इंटरफेस पार कर लेगी तो आखिरी में आप देखेंगे तो सेल का साइज आपको बड़ा मिलेगा, सेल की ग्रोथ हो रही है। और जो एक्चुअल डिवीजन है वो आपका एम फेज और साइटोकाइनेसिस में होता है। तो ये जो इंटरफेज है, ये जो इंटरफेज है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि इस फेज में सेल इज नॉट डिवाइडिंग, बट इन द माइटोसिस सेल इज डिवाइडिंग। तो ये जो G1 फेज है, S फेज है या फिर G2 फेज है, इसमें असल में हो क्या रहा है? क्लियर क्लियर, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। यहां पे G1 फेज में RNA एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। S फेज में DNA की सिंथेसिस होती है। इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA डबल होता है यहां पर, करेक्ट। और उसके बाद ये जो G2 फेज है इसमें फिर से RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बोलने का मतलब यह है कि DNA फेज में लगने वाले सारे एंजाइम, सारे प्रोटीन G1 फेज में बनेंगे। माइटोसिस में लगने वाले सारे एंजाइम, सारे प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनेंगे, करेक्ट। G2 फेज में बनेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक लेके चलता हूं, तो आप लोग जो है बड़े आसानी से समझाएंगे। यही समझ में आ गया? ठीक है। अब G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज की बात करते हैं। G1 फेज जो है ये एक, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, ठीक है, इसी में लिखते चलेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो G1 फेज जो है ये 8 to 10 आवर्स का होता है। टोटल मैंने बोला सेल साइकिल 24 घंटे की होती है, करेक्ट। इसमें क्या होता है, सेल का साइज और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, पहली बात, करेक्ट। पूरे सेल साइकिल में मतलब इंटरफेज में आप देखेंगे तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा फेज होता है। कौन सा? G1 फेज, करेक्ट। देन उसके बाद यहां पर सेल जो होती है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बोलने का मतलब क्या है, यहां पे सेल के ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स जो है यहां पर डुप्लीकेट, क्योंकि भाई एक से दो सेल बनना है तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल करना होगा, गोल्जी बॉडी डबल करना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल करना होगा, सब कुछ डबल करना होगा, करेक्ट। और यहां पर सेंट्रोजोम जो मैंने आपको बताया, सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन भी यहां स्टार्ट हो जाता है।
सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी यहां पे स्टार्ट हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ सेल जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहती है, तो वो जो है एक अलग फेज में चले जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज या उसको बोलते हैं जी जीरो फेज। ये जो जी जीरो फेज होता है, इट इज नॉन डिवाइडिंग फेज। मतलब जो सेल जी जीरो फेज में है वो डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए उसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज में, नॉन डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। करेक्ट। देन उसके बाद बात करते हैं एस फेज की। एस फेज जो है वो 6 से 8 घंटे का होता है। एस फेज जो है वो 6 से 8 घंटे का होता है। यहां पे सबसे मेन काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। राइट। और इसकी वजह से नाउ सेल हैज 92 क्रोमोसोम। यहां पे सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 92, क्योंकि यहां पर डीएनए डबल हो चुका रहता है। G2 फेज को आप देखेंगे तो G2 फेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 घंटे का होता है। 4 से 6 घंटे का होता है। राइट। यहां पे क्या होता है कि सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है, जो G1 फेज में चल रही थी वो यहां पे और आगे बढ़ेगी। राइट। और यहां पर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसका डुप्लीकेशन G1 फेज में शुरू हुआ था, करेक्ट, ये बिगिन हुआ था यहां पे सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन कंप्लीटेड। मतलब माइटोसिस होने के पहले सेंट्रोसोम पूरी तरीके से डुप्लीकेट हो चुका रहता है। सेल के जो ऑर्गेनल है वो भी डुप्लीकेट हो चुके रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी डुप्लीकेट हो चुका रहता है। मतलब ओवरऑल सब कुछ पूरा का पूरा डबल हो गया है, क्योंकि अब भाई बंटवारा होने वाला है। करेक्ट। अब ये G1 फेज, एस फेज और G2 फेज पूरा करने के बाद सेल आ जाती है माइटोसिस फेज में। करेक्ट। तो मैं अब आपको माइटोसिस फेज बताऊंगा कि इसके अंदर में 4 फेज होते हैं। करेक्ट। तो हमने इंटरफेज को पूरा समझ लिया। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज मिला के आपका क्या है? इंटरफेज। ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको माइटोसिस। ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं G2 फेज को थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपका G2 फेज, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा पीरियड है ये है माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस है ये 4 फेज में डिवाइड होता है, ये इस टाइप से। करेक्ट। पहले को हम कहते हैं प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और चौथा फेज होता है टेलोफेज। और ये माइटोसिस पूरा होने के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो अब हम प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा और टेलोफेज में क्या होगा, ये पूरे को हम समझने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे को हम समझ लेते हैं। देखो, फिर मैं आपको इसका एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अब जो है, क्योंकि माइटोसिस है तो सेल डिवाइड होगी। अब अभी इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती है, सिर्फ सेल के ऑर्गेनल डबल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड नहीं होती है। करेक्ट। तो अब हम बात करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस मतलब कि एम फेज। एम फेज को आप देखेंगे तो यहां पर 4 अलग अलग स्टेजेस हमको दिखाई देती है, जो मैंने आपको नाम बताए कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्लियर? ये 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो, प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए जो एस फेज में डबल हुआ था वो किस फॉर्म में था? क्रोमेटिन की फॉर्म में, और वो अब कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। तो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन, replicated chromatin becomes tightly coupled, becomes
टाइटली कॉइल्ड, वो आप धीरे धीरे कॉइल होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। अब क्योंकि धीरे 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 कॉइल होना शुरू होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पर जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहेंगे। करेक्ट। तो टू सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। आप सेंट्रोमियर समझ गए, सेंट्रोमियर आपको पता है। करेक्ट। अब यहां पे जो एमटीओसी था, एमटीओसी, करेक्ट, वो जो पेरीसेंट्रियोलर ट्यूबल्स में आपको बताया था, है ना, वहां से जो है ट्यूब बनना शुरू होती। मतलब जैसे ये सेल है, ये इसका सेंट्रोसोम हो गया। करेक्ट। ये यहां पे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल था, ये जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है ये अब ऐसा लंबा होना शुरू होता है, ऐसे। करेक्ट। तो इसको अपन बोलते हैं, ये जो ऐसे रेस बनेगी इसको हम बोलेंगे माइटोटिक apparatus। तो यहां पे माइटोटिक apparatus जो है वो स्टार्ट मतलब बनना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों सेंट्रियोल है, ये दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे धीरे धीरे दूर होना शुरू होते हैं। मतलब पहले ऐसा रहेगा, उसके बाद कैसा दिखेगा, ये एक इधर चले गया और एक इधर चले गया, और इसके बीच में जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है वो इस टाइप से। मतलब पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो है उसमें लेंथ में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से काफी दूर जाते जाते हैं। करेक्ट। तो यहां पे सेंट्रोसोम में आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देंगे। करेक्ट। तो माइटोटिक apparatus में क्या होगा कि टू सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल क्या होंगे, सेपरेटेड बाय टू सेंट्रियोल सेपरेटेड बाय माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल हम किसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, और बीच में ये जो रेस दिख रही है इसको हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। और ये किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है। करेक्ट। सो इट फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूबुल। ये किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका क्या, प्रोफेज। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा फेज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेटाफेज। यहां पे एक्चुअली में न्यूक्लियर एनवेलप का डिग्रेडेशन भी शुरू हो जाता है प्रोफेज में। ये डायग्राम थ्रू मैं बता दूंगा, अभी मेजर मेजर चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। करेक्ट। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन्स होते हैं, जो सॉरी क्रोमेटिड जो होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड है ना, जिसको हम बोल रहे थे, दे अलाइन ऑन द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। दे अलाइन ऑन द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। मतलब सेल ऐसी रहेगी, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, और सारे के सारे क्रोमोसोम एक दूसरे को ऐसे सेंटर लाइन में अरेंज कर लेते हैं, सेंटर लाइन में अरेंज कर देते हैं। और ये जो फाइबर है, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इसको, स्पिंडल के जो फाइबर्स है वो इस क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर रीजन पे अटैच होते हैं। करेक्ट। तो दिस अटैच्ड बाय देयर सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। देन उसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है, अब क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर की लेंथ जो है वो कम होना शुरू होती है। स्पिंडल फाइबर की लेंथ जो है कम होना शुरू होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों जो है आप एक दूसरे की तरफ ऐसे दूर खिंचाते हैं, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर को जो स्पिंडल फाइबर अटैच है वो भी खिंचाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सेंट्रोमियर टूट जाता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, टूट जाता है। तो यहां पे सेंट्रोमियर सेपरेट्स,
सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने की वजह से सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड जब अलग हो जाएंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेंट्रोमियर स्प्लिट जब हो जाता है तो उन दोनों को हम लोग क्या बोल दे देते हैं, इनको दोनों को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। करेक्ट। तो वन ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड वो क्या हो जाएंगे, नाउ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। नाउ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे यहां पर ये सीन हो जाएगा कि अब जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, है ना, क्योंकि स्पिंडल फाइबर की लेंथ कम हो रही थी। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये वाला एक क्रोमोसोम का सेट बन गया है, ये वाला एक क्रोमोसोम का सेट बन गया है। करेक्ट। तो अब जो है ये दोनों क्रोमोसोम का सेट जो है ये सेल के दोनों अलग अलग अपोजिट पोल के तरफ मूवमेंट होना शुरू कर देगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर ने यहां पर स्पिंडल एपैरेटस जो बनाया है उसकी लेंथ कम हो रही थी, उसी की वजह से तो खिंचाव बना और सेंट्रोमियर जो है वो टूटा है। करेक्ट। तो माइग्रेट टू ईच एंड ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के अपोजिट एंड पे जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद आखिरी फेज आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेलोफेज, जिसको हम लोग बोलेंगे टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा कि अब माइटोटिक स्पिंडल जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर्स। करेक्ट। देन उसके बाद जो क्रोमोसोम बने थे वो क्रोमोसोम अब अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। पहले कॉइलिंग हुई थी, कंडेंसेशन हुआ था, अब जो है वो क्या होने लगेंगे, अनकॉइल होने लगेंगे। करेक्ट। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप जो आपकी प्रोफेज में धीरे धीरे ब्रेकडाउन होना शुरू हुई थी और यहां पर मेटाफेज में पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुकी थी, इट विल रिफॉर्म। न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनना शुरू होगा। करेक्ट। और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। इस चारों फेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो मैं आपको डायग्राम थ्रू बता देता हूं। अब देखो ये जो चारों स्टेप मैंने आपको बताई है इसको मैं डायग्राम थ्रू आपको समझा दे रहा हूं, इसको मैं डायग्राम थ्रू आपको समझा दे रहा हूं। क्लियर। देखो ये देखिए डायग्राम थ्रू आपको समझा देता हूं तो बड़े आसानी से आपको समझ जाएगा। देखो जैसे यहां पर एक सेल है, मान लो ये एक सेल है। सेल के अंदर में क्या है, आपका न्यूक्लियस है, सेंट्रोजोम है, सब कुछ है। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा एडवांस स्टेज बना देता हूं। जैसे ये डुप्लीकेटेड आपका सेंट्रोजोम है, क्योंकि भाई इंटरफेस पूरा करके आया है ना, और यहां पे न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है ऊपर में। जितना काम का है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। ये है आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो कि एस फेज में हो चुका है, एस फेज में हो चुका है। करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम क्या करेंगे, माइटोटिक स्पिंडल बना रहे हैं। ये देखो इनके बीच में ऐसे माइटोटिक स्पिंडल रहेगा, जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बनाएंगे, लंबे होंगे वो, तो माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे। करेक्ट। ये क्या है, ये है आपका प्रोफेज। ठीक है। अब इसके बाद सेल में क्या होगा कि दोनों के दोनों सेंट्रोजोम जो है ये अपोजिट साइड में चले गए, अपोजिट साइड में चले गए।
और जो क्रोमोसोम है वो एक सेंटर लाइन पे आ जाते हैं और इनसे जो है ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये इस टाइप से सेंट्रोमियर रीजन को अटैच रहता है, तो यहाँ पे मेटाफेज कहलाता है। अब यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे सेल के सेंटर में आपको ऐसे क्रोमोसोम की लाइन दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं मेटाप्लेट। ये जिस भी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा उसको हम मेटाफेज कंसीडर करते हैं, करेक्ट। अब मेटाफेज के बाद क्या होगा, एनाफेज। अब ये जो माइटोटिक स्पिंडल के फाइबर्स है ये अपनी लेंथ कम करना शुरू करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डीपॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है खिंचाएंगे और बीच का सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और बीच का सेंट्रोमियर टूट जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर? ये कौन सा फेज हो जाएगा, ये हो जाएगा एनाफेज, ये हो जाएगा एनाफेज। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड थे पहले, अब अलग हो गए बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। एनाफेज हो गया। अब बात करते हैं टेलोफेज की। इसके बाद टेलोफेज आएगा। टेलोफेज में क्या है, टेल बन जाती है, मतलब सेल जो है वो इस टाइप से दिखेगी आपको, ये ऐसी। तो यहां पे जो क्रोमोसोम है वो दोनों अपोजिट साइड में मूव हो गए, करेक्ट। जो सेंट्रोसोम है वो भी आपको अपोजिट साइड में यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इस टाइप से, करेक्ट। और यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फिर से बनना शुरू हो रही है। जो न्यूक्लियर एनवेलप आपकी प्रोफेज में टूटना शुरू हुई थी और मेटाफेज में तो पूरी तरीके से गायब हो गई थी, एनाफेज में भी गायब थी, लेकिन टेलोफेज में वो न्यूक्लियर एनवेलप आपकी फिर से बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई अब न्यूक्लियस तो बनना है ना, है कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब ये जो डीप कर्व बन रहा है ना ये और डीप जाएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे ये डीप जाते जाएगा। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसकी वजह से आपकी दो सेल बन जाएगी, न्यूक्लियस पूरा बन जाएगा इस टाइप से। पेरीसेंट्री सेंट्रोसोम ऐसे प्रेजेंट रहेंगे इसमें, बस, करेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। तो यहां पे हमारा सेल साइकिल हुआ फिनिश, और सेल साइकिल के साथ हमारा सेल चैप्टर भी हुआ फिनिश। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू को।